जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार रणवीर सर 10 NCERT में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि ये रियल नंबर चल रहा था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से संबंधित प्रश्न है। तो चैप्टर नंबर ये 1.2 है, या आप लोगों में एक का क होगा या 1A होगा, है ना, सॉरी 1B होगा। तो इसमें आपके पास कोई भी किताब हो, कॉन्सेप्ट एक ही है ना। मेरे पास वर्धमान की एक पुस्तक है, तो इसमें ज़्यादा सवाल हैं और ठीक ठाक सवाल हैं, बढ़िया हैं। तो मैं इसी से कवर करूँगा और आपके पास जो भी किताब हो आप उससे अपना सवाल लगा लेंगे, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। और वास्तव में अगर आप एक बार देख लेंगे वीडियो एंड तक, तो ये परीक्षा आप देंगे और उसके बाद भी आपको याद रहेगा कैसे लगना है ना। तो ये बात सही है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उम्मीद है आपको विजुअल हो रहा हो, दिख रहा होगा। देखिए निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। तो कुछ ऐसा भी सवाल देता है और मनोहर्य वगैरह में शायद ऐसा नहीं दिया है ना, मनोहर्य में दिया ही नहीं है। और भी सब किताबें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है तो कोई बुरी बात नहीं है ना। तो देखिए ये वृक्ष बनाने के लिए कह रहा, तो बना दीजिए। देखिए इसमें क्या है, और उसी तरीके से जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन के हिसाब से चल रहे थे, तो ऐसे ही करना है इसमें। देखिए ये जो है मेन बेस होगा और इधर जो हमारे होंगे भागफल। तो ऐसे हो जाएगा, भाजक से भागफल को गुणा कराइए तो जितना बचेगा वो आएगा, मतलब जितना इंटू हो जाएगा वो आ जाएगा। जैसे 7 × 21 तो यहाँ पे 21 फील हो जाएगा, है ना। 21 दूनी 42 तो यहाँ पे 42 फील हो जाएगा। आप देखेंगे 42 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 21, और फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7। तो ये प्रोसेस है, ऐसे ही आप कर लेंगे। इसमें ये मेन होगा और ऐसे ही इधर होगा, है ना। जो भी हो आप कर लेंगे। जैसे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 5 3 15, है ना। तो 150 हो गया कुल मिला के। ऐसे इधर भी कर लेंगे, 13 3 39। तो ऐसे करना है तो आप कर लेंगे। बात समझ में आ गई है तो आप कर लेंगे, है ना। ऐसे उल्टा भी दे देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो उससे उसमें अधिक बॉक्स होंगे, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो इसमें देखिए 4 सवाल है, तो कोई एक समझ लीजिए और फिर उसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब इसको लिखना है तो करना क्या होता है, इसका फैक्टर कर लीजिए और जो भी ये सेम संख्याएं होंगी उनका अगर अधिक है तो उसको बेस बना देंगे। जैसे एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 945 है तो 3 से शुरू करते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 एकम 3 और 3 5 15। ऐसे होता रहेगा। 3 3 9, 3 5 15, और अब 5 से हो जाएगा 5 7 35 और 7 एकम 7। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 3 3 की घात, यानी कि इसको पहले ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक साथ इसको लिखेंगे, यानी कि जो घातें मतलब अधिक हैं तो उसको घात के रूप में लिख लेंगे, छोटे और बड़े को क्रम से लिख लेंगे। तो 1 2 3 गुणा घात जोड़ देंगे तो 3 की घात 3 × 5 × 7। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कर लेंगे, इसको भी और इसको भी। तो आप समझ पा रहे हैं, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ऐसे ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या हैं या भाज्य संख्या। तो अभाज्य या भाज्य आपको बताना है। तो यहाँ देखिए सवाल ये देखिए 3 7 11 17 प्लस 7 दे रखा है। तो ये क्या भाज्य है, यानी कि किसी न किसी संख्या से क्या डिवाइड हो रही है। तो ये देखिए है। अब यहाँ पे देखिए 3 × 7 × 11 × 7 17, ये तीनों की चारों संख्याएं एक ही संख्या होती हैं। गुणे और भाग की संख्याएं कभी अलग नहीं होती, प्लस और माइनस में
संख्याओं को अलग माना जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, वो एक ही संख्या है, अभी फैक्टर करके छोड़ दिया गया है, आप चाहें तो उसको गुणा करके एक संख्या लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक संख्या में से हमें कॉमन अगर लें तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे दोनों पे 7 मिल जा रहा है। तो जब 7 मिल जा रहा है कॉमन, तो यहाँ एक बचेगा, गुणा करें तो फिर उसका कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता है फिलहाल। +1 और देखिए 7 आ गया, तो अब गुणे की चीज़ है तो हम मान लेते हैं 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये भाज्य है ना, इसलिए भाज्य हो जाएगा, आप लिख लेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर इसमें प्लस वाली संख्या, आपको बस ध्यान देना है कि यहाँ जो प्लस में संख्या दे रखी है या माइनस में, वो संख्या क्या इनमें से कॉमन लेने पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्राप्त हो जाएगी, 3 कॉमन ले लेंगे तो आप बचेगा 5 × 7 और देखिए 3 × 9 तो 3 × 11 और × 13 प्लस 3 × 1 = 3 यानी 1 कॉमन था, मतलब 3 कॉमन था तो 1 बचेगा, और बटे में 3 से आप काट सकते हैं, तो 3 से भाज्य है तो ये भी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो बस ये बताना था कि भाज्य है या अभाज्य, तो ये संख्या दोनों की दोनों भाज्य हैं। तो ऐसे भाज्य वाली या अभाज्य वाली संख्याओं को आप बता पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सबको गुणा नहीं करना है। ठीक है, उससे टाइम ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट, संख्याओं 4n यानी 4 की घात n पर विचार करें, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो ऐसा होता ही नहीं है ना, ऐसा होएगा ही नहीं। देखिए प्राकृत संख्या 1, 2, 3 कुछ भी ले लीजिए, मान लेते यदि आप 4 की घात 0 लेने लगे, n बराबर अगर आप 1, 2, 3 कुछ भी रखेंगे तो भाई 0 आ ही कहाँ रहा है, तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ, आप उसमें लिख करके भी हिंदी में या आप जिस लैंग्वेज में इसको चाहें लिख करके फिर आपको वहाँ पे दिखा देंगे आप। तो मान लेंगे, माना n बराबर कोई भी प्राकृत संख्या 1, 2, 3 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, और फिर 4 की घात n है तो n का मान लीजिए आप 1 लेते हैं, तो 4 की घात 1 बराबर 4 आ रहे, तो 0 तो आ ही नहीं रहा है। यदि किसी को ऐसा कन्फ्यूजन हो, मान लीजिए आप n बराबर 0 लेना चाहें, फिर भी 4 की घात 0 बराबर 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट आप शायद पहली बार देख रहे हैं, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो समझ लीजिए, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अंक हो जिसकी घात 0 होगी, उसका मान सदैव 1 होगा। ये आप फैक्ट समझ के रट लीजिए, चाहे जैसे भी। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी भी ये 0 नहीं है, ये तो 1 है ना, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आप लिख पाएंगे, अतः 4 की घात n कोई भी प्राकृत संख्या लेने पर 4 की घात n अंक 0, 0 यानी कि 0 या 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो बस समझ गए होंगे, बस इसको ये समझाना था बस थोड़ा सा, और ये एक चीज़ थी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप एंड तक बने रहेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो और आपका चूँकि तैयारी आप मजबूरी है, ऐसे ही होनी है। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, और इतना मान के चलिए कि आपका कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर किया, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, उस पर अलग से वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दर्शाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 12 n अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। तो सेम सिचुएशन वही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 की घात n आप चाहे जो भी ले लें, वो संख्या 0 और 5 नहीं हो सकती है कभी भी। और एक्चुअली 5 की बात छोड़िए, वो संख्या कोई भी विषम संख्या नहीं हो सकती है। पूछिए कैसे, मान लेते हैं n की घात आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, 2, 4, 6 अगर लेना चाहें तो 12 × 12 है ना, या अभी इसको भूल जाइए, इकाई की ध्यान देंगे अगर आप, तो आप देखेंगे यदि 4 करना चाहें, 8 करना चाहें तो भी इसका देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 6 आ रहा है। ऐसे अगर आप 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा, 1 लेते हैं तो 2 आएगा, 3 लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। आप देख पा रहे कि सम संख्याएं आ रही, ना कि विषम। तो 0 और 5 पे
बनने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता पाएंगे। मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं खर्च कर रहा हूँ, आप इसको अपना नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आप हिंदी लिख लेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, n कोई भी मान रखेंगे तो आप देख रहे हैं 2 की घात कुछ भी आप रखेंगे 12 है, लेकिन आप मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाने के लिए कहूँ तो अब 2 की घात अगर लेके चलें, चाहे जितना भी आप घात रख लें, 0 और 5 तो नहीं आएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं 1, 3 और 5 तो ही है, 7, 9 इस पे भी संख्याएं समाप्त नहीं होंगी। ठीक है तो उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या किन्हीं 2 संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है? कारण दीजिए। तो आपको कारण देना है। और देखिए HCF और LCM होने का मतलब, थोड़ा सा मैं बेसिक बात करूंगा कि देखिए किसी भी संख्या का HCF और LCM आप जानते हैं किन्हीं 2 संख्याओं का एक सूत्र होता है, आप जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, है ना। तो यह आमतौर पे ये दोनों संख्याएं हों, LCM और HCF हों, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाता है। और यहाँ कह रहा है कि दोनों 2 संख्याओं का HCF और LCM 380 हो सकता है या नहीं। तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या में या किसी संख्या का LCM में अगर आप सिर्फ LCM निकालना चाहें या सिर्फ और सिर्फ आप HCF को ट्राई करें, यहाँ पे आप पक्षांतर करके कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है। डायरेक्टली आप ये देख लीजिएगा कि इसमें 380 में क्या HCF 18 है, ये आपको देख लेना है। और मैं थोड़ा सा और बेसिक बात करूं, किसी भी संख्या में जैसे मान लीजिए संख्या A और B है, तो इनमें से जब आप मासा निकालते हैं, दोनों में से यदि आप मासा निकाल लें तो ये जो संख्याएं बचेंगी वो अनुपातिक मान में बचती हैं। थोड़ा सा फिर से समझिएगा, किसी भी संख्या का मासा निकाल लेने पर, मासा मतलब महत्तम समानुपाती, अधिक से अधिक संख्या दोनों में से निकाल ली जाए जो कॉमन हो, और कॉमन निकल जाने के बाद कोई भी संख्या मासा निकलने के बाद वो अनुपात में ही बचती है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी का जो LCM होता है ना, किसी भी संख्या का LCM जो होता है वो 2 संख्याओं के अनुपातिक मान का गुणनफल, मतलब यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ सही से कि इसको कैसे लिखा जाए अनुपातिक, और लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ मेरे तरीके से, ठीक है। और उनके HCF का गुणनफल होता है ना। तो यदि आप देखें कि HCF को आप LCM में अगर डिवाइड कर सकें, या आप ऐसे भी समझते हैं LCM का मतलब सारी संख्याएं, दोनों संख्याएं हैं तो दोनों संख्याएं समाहित होंगी, और जबकि HCF होता है उन दोनों में से कॉमन होगा। तो अगर वो संख्याओं में से कॉमन होगा तो वो LCM में से भी कॉमन होगा, उसको भी डिवाइड करेगा। यदि वो डिवाइड कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि वही दोनों संख्याएं हैं जिनका LCM है, यदि नहीं कर पा रहे तो सीधी सी बात है वो नहीं है। ठीक है, तो ये समझाने का मतलब मेरा बस यही था। तो आप क्या करेंगे LCM में, अब मैं शॉर्ट में तुरंत बता सकता था इसको कि 380 से आप 380 में 18 से भाग कर लीजिए, और फिर देखिए अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप बता देंगे नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बात समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम खर्च कर रहा था। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। 2 से करते हैं, 2 में 18 और 2 कम 2 में 18, उसके बाद ये 9 था, तो आप देख पा रहे नहीं होगा। 9 दूनी 18 होने के बाद फिर चूंकि ये संख्याएं कटनी चाहिए पूरी, नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रही है संख्याएं तो सीधी सी बात है ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ठीक है। और कारण में जो मैं बता रहा था वही आप हिंदी में लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे कि किसी भी 2 संख्याओं का HCF उस संख्या के LCM को सदैव विभाजित करता है, बस इतना आप लिख देंगे। तो आप अतः यह संख्या विभाजित नहीं करती है, यह संख्या विभाजित नहीं करती, अतः यह संख्या क्या होगी, 2 संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 नहीं हो सकता है। तो ये दुनियादारी समझाने का सिर्फ यही मतलब था कि आपको बात समझ में आ जाए। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप सॉल्व करके बता पाएंगे, और आराम से हिंदी में भी लिख के बोर्ड से नंबर ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के महत्तम समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे।
अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये आप बचपन से जानते हैं, तो इसको आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है तो आप गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और ऐसा तो उसमें कहा नहीं कि यूक्लिड प्रमेय विभाजन से, तो ऐसा अगर कहता तो भी आप कर पाते, ठीक है। और इसमें चूंकि सवाल में शुरुआत में दे रखा था बॉक्स बनाते जाना है, तो आप बॉक्स बना सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 40, 36 और 126। देखिए मासा निकालने के लिए आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, इधर से ऐसे वाला। अब 3 संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो छोटी वाली संख्या है वो उससे बड़ी वाली से सॉल्व करिए, फिर उसको जितना मान आएगा, मान लीजिए ये 36 यहाँ है और 40 यहाँ है, एक बार मैं बता दूं, एक बार में इसको करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, 36 को डिवाइड कर देगा, 4 में 36, यानी कि इसका एलसीएम मासा क्या आएगा 4। अब 4 से एक बार फिर से आप ट्राई कर सकते हैं 126 को डिवाइड करके, देखिए कट रहा है कि नहीं, है ना। और यदि नहीं काट रहा है और जो डिवाइड कर देगा वही मासा होगा, यदि कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे बच जा रही संख्या, तो आगे ये 2 इसका मासा आ जाएगा, ठीक है। तब इसका मासा कितना आ जाएगा 2, आगे सॉल्व करते जाएंगे तो 2 आएगा, और इस तरीके से आप लासा निकाल लेंगे। तो बस ये इसमें क्या है, मासा और लासा ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कैसे निकालना है। आप यहाँ से छोटी संख्या से शुरू कर दीजिएगा और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। देखिए 2 छंग 12 और 2 तिया 6, यहाँ पे एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हमें जीरो लगाने चाहिए, जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब देखिए अब ऐसा थोड़ी कि 126 को डिवाइड करके 603 लाइन में, है ना, तो ये भी ध्यान देते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते करते आप एचसीएफ भी बता देंगे और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ दोनों का अलग अलग करके भी देख सकते हैं, जब उस तरीके से करें, और बॉक्स बनाने के लिए कह रहे तो बॉक्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं था, ये बचपन से कक्षा 6, 7, 8 से या उससे पहले से भी आप करते आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको लगे कि इस पर भी आना चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, बेधड़क कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पर भी डिटेल्स में बिल्कुल बारीकी से वीडियो मिल जाएगा। चूँकि ये सवाल अभी ज़्यादा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कम समय खर्च हो, और समय ज़्यादा खर्च होने वाला है। उसके बाद यदि एचसीएफ 35 और 45 का, यानी कि एचसीएफ यानी 2 संख्याएं हैं 35 और 45, इनका एचसीएफ 5 तथा एलसीएम 35 और 45 का ही 63 गुणे x हो, तो x का मान, और आप देख पा रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या बार बार दे रहा है ना, तो मैं सूत्र अभी बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है, लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कितनी है 35 गुणे 45, और यहाँ पे लासा कितना है, लासा दे रखा है 63 गुणे x, और एचसीएफ कितना दे रखा है 5। तो बस इसको आप सॉल्व करके, और फिर यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 5 ने 45 और 9 सत्ते 63, 7 पचे 35, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, x बराबर 5, ठीक है। तो x बराबर 5 आप बता पाएंगे, आसानी से बता देंगे, है ना। अब उसमें से कुछ भी पूछ ले, 2-3 चीजें देगा और चौथी चीज पूछ लेता है, तो उस तरीके से आप उसको आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 15 और 36 से पूर्णतया भाज्य हो। 6 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ पे बहुत ध्यान देंगे, वेरी वेरी मस्ट है, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, बड़े से बड़े एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, आगे सीख के आगे भी फ्यूचर में काम देगा आपको। कैसे सॉल्व करें, यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे बड़ी संख्या हो गई। देखिए 9 थोड़ा सा स्टाइल के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा, है ना, आप समझ लें। तो जो 24, 15 और 36 से पूर्णतया भाज्य हो, तो देखिए पूरी तरीके से कटने का मतलब, देखिए आप इनको क्या करें, इनका एलसीएम ले लें और फिर आप इससे भाग करें, और जो संख्या शेष बच जाती है उस संख्या को इसमें से आप घटा लें। फिर से क्या कह रहा हूं मैं, जब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का है तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने ले लिया, उसके बाद छोटी संख्याओं से जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनका एलसीएम लीजिए, और एलसीएम ले करके और
और इसको एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के जितना एलसीएम आए, जितनी वैल्यू आ जाए, ठीक है, उससे आप इसमें भाग करिए और भाग करने के बाद जो भी शेष आता है उस शेष को इसमें से घटा लेंगे, ठीक है, इस संख्या में से उस शेष को घटा लेंगे, तो जो भी मान आएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करिए आप, और इसी में अब इसका पार्ट 2 मुझे लगता है लाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो होने लगा है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में, अभी जस्ट तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद ही, और शायद उसमें फिर मैं इसमें दोबारा थोड़ा सा बात कर लूँ इस सवाल पे। तो चलिए उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।